तो मैं हूं मोहित शर्मा और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं यानी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो इकाई 1 है आपकी केमिस्ट्री के अंदर। तो रसायन विज्ञान की कक्षा 11 की क्लास प्रारंभ होने जा रही है और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं अब की बार सारा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा करवाऊँगा, जिसका नाम है हिंदी माध्यम। तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम सारे सिलेबस को इसी तरीके से पूरा करवाएंगे और आशा है कि हम आगे आपको फिजिक्स या और मैथमेटिक्स की कक्षाएं भी इसके माध्यम से दे पाएँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा रिस्पॉन्स होगा हम वैसे आगे बढ़ेंगे। तो इकाई 1 यानी एकक 1 यानी यूनिट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की देखिए, सबसे पहले एक जो महान वैज्ञानिक हैं रोअल्ट हॉफमैन, उनकी परिभाषा ऊपर दी हुई है। रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उनमें से निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। यानी रसायन विज्ञान जो है वो अणुओं का विज्ञान है और उनके रूपांतरण का। एक अणु दूसरे अणु में परिवर्तित होता है। जैसे जल है, बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ़ पिघल करके जल बना लेती है, या जल गर्म होकर के आप भाप में परिवर्तित हो जाता है। ये रूपांतरण होता है जल का। तो इसी को हम कहते हैं कि अणु एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं। तो रसायन विज्ञान में केवल हम 100 तत्वों को ही नहीं पढ़ते, बल्कि उनसे बनने वाले असंख्य हजारों अणुओं के बारे में भी पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान की कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे ये बना, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उनका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। तो विज्ञान के बारे में तो आप समझते हैं कि विज्ञान क्या चीज़ है। चीज़ों को जानना, रिसर्च के आधार पर जानना। इसमें कोई परंपरागत चीज़ों को नहीं जाना जाता है। जैसे पहले चली हुई परंपराएं नहीं मानी जाती हैं। इसमें चीज़ों को पहले अच्छे से उनका परीक्षण किया जाता है और उनके परिणामों के आधार पर हम ये निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि ये अमुक बात सही है या गलत है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये घटना ब्रह्मांड में ऐसे होती है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो विज्ञान उसको तब तक नहीं मानेगा जब तक अपनी रिसर्च के आधार पर उस परिणाम तक न पहुंच जाए कि जिसके द्वारा वो उसको सही या गलत ठहरा सके। तो विज्ञान हमेशा जानने की चीज़ को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान परीक्षण और प्रयोगों पर चलता है और उनसे मिले परिणामों से आगे बढ़ता है। तो देखिए विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है। तो रसायन की जो परिभाषा है आप बच्चों लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसे पदार्थों के संश्लेषण यानी संश्लेषण बनाना, संगठन मिलकर के बनना, गुणधर्म उनके गुणों को जानना और इनकी अभिक्रियाओं को जानना ही क्या कहता है, रसायन कहलाती है, यानी केमिस्ट्री कहलाती है। इस परिभाषा को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। हम इसी तरह इसको पढ़ाएंगे कि जिससे एनसीईआरटी को हम जब अवॉइड करते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो सीधे बोर्ड से पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कई बार बहुत सारे पॉइंट्स सीधे पढ़ाने में छूट जाते हैं। कक्षा अध्यापक है वो सीधा अपने टॉपिक की बात करेगा, कोई यूट्यूबर है वो भी सीधी बात करेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़नी होती है। तो हमारे चैनल की ये सोच है कि हम इसको न केवल बोर्ड पे ही पढ़ाएं, बल्कि आपको एक एक्सप्लेनर सीरीज़ भी प्रोवाइड कराएं, जो मैं अब करवा रहा हूं इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही मैं सारे विज्ञान को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो भी चलेगा। तो आगे चलते हैं, रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ। देखिए रसायन विज्ञान का विकास, किस तरीके से रसायन विज्ञान का विकास हुआ है। तो आपको पता होगा कि
विज्ञान ज़्यादा पुराना नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है विज्ञान पुराना नहीं, विज्ञान बहुत पुराना है। आपने पहले सुना होगा कि अमृत पीने के बाद उसे अमृतत्व मिल गया, यानी वो अमर हो गया अमृत पीने के बाद। तो ऐसी हमारे देश में ये परंपरा रही है कि अमृत पीने से अम्र हो जाते हैं, देवता अम्र हो गए थे, ये बोला गया है। और पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं सोने में बदल सकता है, तो इसकी ये आपने बहुत सारी कहानियों में सुना होगा, अलाउद्दीन के चिराग के बारे में सुना होगा। ये सब ये जो परंपराएं, ये बातें जब चलती हैं तो इनमें कहीं ना कहीं विज्ञान से इनका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, तभी दुनिया में कोई ना कोई बात चलती है। शिव ने विष पिया, तो ये भी विष क्या चीज़ है, विष भी कोई रसायन होगा। तो ये बातें जब दुनिया में एग्जिस्ट हैं यानी अस्तित्व में हैं, तो इसका मतलब इनके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। हमारे गांव देहात में भी बहुत सारे वैद्य होते थे पहले, जब चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो गांव देहात में वैद्य हुआ करते थे जो इलाज किया करते थे, आज भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो विज्ञान कोई आज का विषय नहीं, ये बहुत पुराना है। अब आपको देखिए रसायन का विकास जो बताया है, ये 1300 से 1600 ईस्वी में बताया गया है। अब इसमें ये एल्कीमी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है रस विधा, यानी जो केमिकल्स हैं उनके बारे में जानकारी का जो विकास बताया गया है वो 1300 से 1600 ईस्वी में, यानी आज से 800 से 900 वर्ष पहले। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसमें भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी मिलती हैं जो विज्ञान से मेल खाती हैं। जैसे सुश्रुत ने, अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो उसने 3000 वर्ष पहले एक प्लास्टिक सर्जरी की थी जो आज की एक कला है। अगर हम चरक संहिता की बात करें तो महर्षि चरक द्वारा लिखी हुई चरक संहिता में लगभग हजारों औषधियों का वर्णन है और उनके इलाज के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है कि ये पुरानी परंपरा रही है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्कीमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया जो यूरोप में अरबों द्वारा लाई गई, यानी हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अरबों द्वारा यूरोप में पहुँचाई गई हैं, क्योंकि अरब व्यापार किया करते थे, अरब के लोग व्यापार किया करते थे भारत और यूरोप के बीच में। तो जैसे गणित भी हमारी ही देन है, गणित एक भारतीय देन है, ये हमारे यहाँ से अरब पहुँची और अरब के लोगों के द्वारा यूरोप में एंटर की। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान आज का विषय है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं जो भारतीय विषय हैं और हमने पहले भी इसमें बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे आक्रमणकारी भारत आते रहे, जिनकी वजह से इसका ज़्यादा डेवलपमेंट बीच मध्यकाल में देखने को नहीं मिला है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी जो संस्कृतियां हैं जैसे चीन है, भारतीय में अपनी अलग अलग एल्कीमी परंपराएं, एल्कीमी का मतलब है रसविधाएं, रसायन, जिनमें रासायनिक प्रक्रम और तकनीकी की जानकारी अधिक थी। पुरानी समय में हमें पकी हुई ईंटें मिली हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में पकी हुई ईंटें मिली हैं, तो इसका मतलब उन्हें जानकारी थी। हमें बहुत सारे धातुएं मिली हैं, जैसे तांबा, तांबा बहुत पुरानी धातु है और भारत में पहले से प्रचलित है। बहुत सारी औषधियों का वर्णन, कांच, रंजक यानी कलर, डाई, इनका भी वर्णन मिला है। मोहनजोदड़ो पंजाब में हड़प्पा की गई योजनाबद्ध खुदाई में सिद्ध होता है कि भारतीयों को रसायन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी। हड़प्पा में जो ईंटें निकली उनसे अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बनवा दिए, लाहौर वगैरह के। तो ये क्या है कि जब हड़प्पा आज से लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, उसमें ये खुदाई में ईंटें मिली, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि हमें जानकारी थी। तांबे की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें धातु कर्म यानी मेटलर्जी की भी जानकारी थी, हम धरती से तांबा निकालना जानते थे। बहुत सारे मिट्टी के बने हुए बर्तन, चूना, रेत, सूक्ष्म यात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब हमें मिलते रहे समय समय पर। तो ये हमारे पुराने साइंस को दिखाता है। तो भारत में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें आपको मिली हैं। तो
इसका विज्ञान बहुत पुराना है। अथर्ववेद में भी आप देखोगे तो वहाँ पे रंजकों का वर्णन है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, और जो जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको लगभग बता दी हैं। चलते हैं रसायन विज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, महत्व क्या है रसायन विज्ञान का। तो देखिए बच्चों, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। तो रसायन विज्ञान का जो व्यवहारिक महत्व है, मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, हमारे शरीर का जितना भी संचालन है, अम्ल, क्षार, रंग, बहुलकों, साबुन, हमारे यूज करने की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी दुनिया में जो भी हम आगे पीछे देख रहे हैं, सब रासायन विज्ञान है। चाहे कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग में सीमेंट यूज होता है, मसाला बनता है, आरसीसी, लिंटर है, कोई भी है, ये सब रसायन विज्ञान की देन है। तो रसायन विज्ञान आपके, अगर कोई दवाई आप खा रहे हैं, आपके घर की मोस्ट ऑफ द चीज़ जो आप खाना पकाते हैं, ये सब रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान का बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए औषधियों के बारे में, जैसे कैंसर की चिकित्सा में कुछ वर्णन है आपकी बुक में, उसे पढ़ देता हूँ। जैसे कैंसर की प्रभावी औषधियाँ सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल, ये रसायन विज्ञान। एड्स से ग्रस्त व्यक्ति के उपचार हेतु आने वाली औषधियाँ एजिडोथाइमिडिन, ये भी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AZT बोलते हैं, ये भी रसायन विज्ञान की देन है। जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन करता हूँ उन्हें आप नोट कर सकते हैं, और आपको मैं आगे आने वाली क्लास में कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ के नोट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कराऊँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं अगर हमारे साथ बने रहोगे। ठीक है, औरों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। देखिए हमारे वायुमंडल के ऊपर एक परत है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। अगर हमें वो भी पढ़नी है, उसके बारे में भी जानना है, उससे क्या क्या गंभीरताएं हैं, किस वजह से उसे चुनौती मिल सकती है, किससे उसका ह्रास हो सकता है, उसकी क्या कार्यप्रणाली है, ये सब जानना है तो हमें रसायन विज्ञान को पढ़ना ही होगा। तो जीवन की ज़्यादातर चीज़ों को हमें जानने के लिए रसायन विज्ञान को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं सिलेबस की ओर। अब द्रव्य क्या चीज़ है, आपने द्रव्य को पढ़ा होगा बच्चों। द्रव्य, मैटर, इंग्लिश में कहते हैं इसको मैटर, यानी द्रव्य। अब ये क्या चीज़ है, देखिए द्रव्य क्या चीज़ है कि जो चीज़ स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, और जिसमें वजन होता है। अगर कोई भी चीज़ दुनिया की इन दोनों कंडीशन को मान रही है, वो कोई स्थान घेरती है और उसमें वजन है, तो आप समझिए वो द्रव्य है। द्रव्य को पदार्थ भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका कॉमन शब्द है आपका मैटर। तो बात क्लियर होगी। तो ये आप ध्यान करिए, वे चीज़ें जो स्थान घेरती हैं और जिनमें वजन होता है, उनको हम कहते हैं मैटर, यानी द्रव्य, या दूसरा शब्द है इसका पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या चीज़ें पदार्थ हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकती हैं, ये हम जान लेते हैं। वैसे जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो सारी क्या हैं, वो द्रव्य की होती हैं, द्रव्य होती हैं वो सारी चीज़ें। हम पुस्तक देख रहे हैं, कलम देख रहे हैं, पेंसिल, जल, जीव, सब क्या हैं वो। इवन वायु भी आपकी क्या है, वायु भी आपकी द्रव्य है। अब कैसे द्रव्य है, अब वायु अगर आप गुब्बारे में डालोगे तो स्थान घेरेगी, गुब्बारा फूल जाएगा। इस साइकिल के टायर में डालोगे तो वो भी फूल जाएगा, और उसका वजन भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि वायु में भी वजन होता है। इसका मतलब जिन चीज़ों में द्रव्यमान और जो स्थान घेरते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्मेल की, गंध, तो गंध को हम नहीं कंसिडर कर सकते द्रव्य, लेकिन हम किसी पदार्थ विशेष की गंध की बात करें, जैसे परफ्यूम की गंध, जैसे परफ्यूम की गंध, परफ्यूम की गंध,
तो परफ्यूम की गंध की बात कर रहे हैं तो ये एक पदार्थ है, क्योंकि यहाँ परफ्यूम आ गया और परफ्यूम की वजह से वो गंध आ रही होगी। तो आप तो कहोगे कि गंध तो किसी न किसी वजह से आ रही होगी, लेकिन केवल गंध को हम नहीं कह सकते। जैसे हम प्रेम की बात करें तो प्रेम इज़ नॉट द्रव्य, प्रेम द्रव्य नहीं है। और अगर आप हेट की बात करें यानी नफ़रत की बात करें तो ये भी नहीं है, ये क्या है, केवल फीलिंग्स, भावनाएं हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आप इस क्लास में बने रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं द्रव की अवस्थाएं। तो द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 होती हैं। आप डायग्राम में देख रहे होंगे ठोस के कण पास पास नज़र आ रहे हैं आपको, और द्रव के थोड़े दूर दूर, और सबसे ज़्यादा दूर किसके हैं, गैस के। तो ये है पहचान, जिसके कण पास पास वो ठोस, जिसके थोड़े दूर दूर वो द्रव्य, जिसके ज़्यादा दूर दूर वो क्या हो जाएगी, गैस। तो क्लियर होगा आप सभी को। देखिए हम विभिन्न अवस्थाओं के अभिलक्षण यानी उनके गुणों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे ठोस के बारे में बताया गया है, ठोस के जो कण होते हैं वो एक तो एक दूसरे से पास पास होते हैं, ये बहुत गतिशील नहीं होते, यानी अपनी मेन पोजीशन के दोनों ओर कंपन तो करते हैं लेकिन ज़्यादा गतिशील नहीं होते। जो द्रव के कण होते हैं वो ज़्यादा गतिशील होते हैं, गैस के कण उनसे भी ज़्यादा गतिशील होते हैं। ठीक है, ये बहुत आसानी तथा तेज़ी से गति कर सकते हैं। कणों की व्यवस्थाओं के कारण द्रव की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। इस बात का मतलब है कि ठोस का एक निश्चित आयतन है। तो निश्चित आयतन का मतलब है कि अगर आपके हाथ में एक पुस्तक है, पुस्तक जितना स्थान स्कूल में घेरेगी उतना घर घेरेगी। आयतन का मतलब है स्थान घेरना, और उसका एक निश्चित आकार है। ऐसा तो नहीं है कि पुस्तक आपके स्कूल में तो वो क्यूबॉइडल है यानी घनाभाकार है, घनाभ की तरीके से, और घर पे जा कर के वो गोल हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो पुस्तक एक ठोस रूप है, वो उसका निश्चित आयतन है और निश्चित ही आकार है। ठीक है, लेकिन द्रव्य जो होते हैं उनका निश्चित आयतन तो होता है। जैसे 5 लीटर दूध है, 5 लीटर आपका दूध है, ये 5000 लिख दिया, तो 5 लीटर समझ लीजिए दूध है आपका। तो ये कहीं भी आप ले जाएं 5 लीटर ही रहेगा। अगर हम पात्र बदल देंगे, जैसे हमने कटोरी में रखा हुआ है, अब की बार गिलास में रख दें, तो जिस भी पात्र में जाएगा वो उसी का रूप ले लेगा, यानी उसकी शेप जो है, उसका जो शेप है उसी तरीके की हो जाएगी। तो ये कहता है कि द्रव का आयतन तो निश्चित है, 5 लीटर था तो 5 लीटर रहेगा, लेकिन जिस पात्र में जाएगा उसी की वो आकृति आकार ले लेगा। तो ये बात बच्चों आपको क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं आगे। गैस का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन ले लीजिए या आकार, वो निश्चित नहीं है, वो जिस भी आयतन में जाएगी पूरी तरीके से फैल जाएगी। आपके पास है दोस्तों ये सिलेंडर, सिलेंडर में आपने गैस को भर दिया तो ये सारी इसको ऑक्यूपाइड कर लेगी, यानी पूरी तरीके से इसमें फैल जाएगी। तो इसका ना तो आयतन निश्चित है ना ही आकार, यानी आयतन का मतलब है कि इसका साइज निश्चित नहीं है। तो ये एक सिलेंडर आपके पूरे स्कूल में फैल जाएगा, तो कितने भी बड़े आयतन में, और वो छोटे सी स्पेस में भी आ जाएगा। तो गैस का आयतन आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस जो होते हैं जनरली असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल, यानी इनको दबा करके छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे आपके हाथ में किताब है, किताब को तोड़ मरोड़ के छोटा थोड़ी बना दोगे, आप कहोगे कि हम तो फोल्ड कर लेंगे, वो नहीं, किताब के आकार ऐसा ही रहे और आपको उसको फोल्ड कर ले। या फिर दूसरा एग्जांपल आप समझिए, क्या किसी 5 लीटर के बर्तन में, 5 लीटर के बर्तन में मान लिया कि आप 5 लीटर के बर्तन में 5 किलो चीनी आ जाती है, 5 किलो, तो क्या आप 6 किलो भर दोगे? नहीं ना। तो 6 किलो नहीं भर सकते, तो नहीं भर पाओगे। लेकिन गैस होती, 6 लीटर गैस होती
तो उसको कंप्रेस करके भरा जा सकता था। जो ठोस और द्रव होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी असंपीड्य होते हैं, उनके आयतन को दबा करके कम नहीं किया जा सकता। बात क्लियर होगी? आप देख लीजिए, ठोस को अगर आप गर्म करोगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव को गर्म करोगे तो वो गैस में। अगर गैस को ठंडा कर दोगे तो वो द्रव बन जाएगी, और द्रव को ठंडा करोगे तो वो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। तो ये आप बात क्लियर होगी कि अवस्थाओं को तापमान घटा बढ़ा करके बदला जा सकता है। अब इस द्रव्य का वर्गीकरण हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। द्रव के वर्गीकरण पे मैंने वैसे और भी वीडियोस आपको बना रखे हैं। द्रव का वर्गीकरण क्या है? द्रव्य दो चीज़ों में विभक्त है, एक मिश्रण होता है और एक शुद्ध पदार्थ। अब ये मिश्रण क्या चीज़ है? मिश्रण है कि जिसमें दो या दो से अधिक घटक हैं, जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जिसमें कोई ना कोई दो या दो से अधिक कण उपस्थित हों, वो मिश्रण कहलाएगा। अब दूसरा शुद्ध पदार्थ क्या चीज़ है? जिसमें एक ही प्रकार के कण हों, जिसमें एक ही प्रकार के कण हों, उनको क्या बोलेंगे? हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। तो अब देखिए, जब किसी पदार्थ के सभी संगठक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। और मिश्रण क्या चीज़ है? दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, उसको आप मिश्रण बोलेंगे। और मिश्रण भी होते हैं बच्चों दो प्रकार के, एक तो होते हैं समांगी और एक होते हैं विषमांगी। अब समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी क्या है? जिस मिश्रण की संरचना यानी घटक एक जैसे हैं, पूर्णतः मिश्रित हैं, वो एक जैसे हैं, वो एक समांगी मिश्रण है। जैसे आपने जल के अंदर जल है और जल में आपने चीनी मिला दी, जल में आप चीनी मिला देंगे तो ये एक समांगी मिश्रण बनेगा। कैसा मिश्रण बनेगा? समांगी मिश्रण। ठीक है। और अगर इस जल में आप रेत मिला दोगे तो ये एक विषमांगी मिश्रण होगा। तो आपको क्लियर होगा, जिस मिश्रण की संरचना एक जैसी होती है वो समांगी कहलाता है, जिसकी अलग अलग भिन्न होती है वो विषमांगी कहलाता है। अब शुद्ध पदार्थ क्या चीज़ है? शुद्ध पदार्थ समझ लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या चीज़ है। देखिए, शुद्ध पदार्थ वे हैं जिसकी संरचना बिल्कुल एक समान होती है, एक जैसे कण होते हैं जिसके अंदर। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि कौन सी परिभाषा है। ये परिभाषा है शुद्ध पदार्थ की। जब किसी पदार्थ के सभी संगठक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, यानी एक जैसे कण होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ दो चीज़ों में विभक्त है, एक तत्व और दूसरे यौगिक। तत्व क्या चीज़ है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक रूप से एक जैसा है, जो रासायनिक रूप से उसमें एक समान परमाणु उपस्थित होते हैं, वह क्या है? तत्व कहलाता है। कह सकते हैं तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसके कण रासायनिक रूप से एक समान होते हैं, वो क्या है? तत्व। ठीक है। दूसरा है यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे? वो ऐसे कि रासायनिक रूप से मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से या रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे कि यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक, दो या हम एक भी बोल सकते हैं, एक या एक से अधिक, ऐसा बोलो, क्योंकि बहुत सारे तत्व, बहुत सारे यौगिक एक जैसे ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक तत्व मिलकर या रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बात सभी को क्लियर होगी, तत्व और यौगिक में अंतर सभी को स्पष्ट होगा।
अब कौन कौन से शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। अब शुद्ध पदार्थ की बात करें तो हम घर में रखी हुई चीनी को ले लें। चीनी एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि चीनी होती है रासायनिक रूप से सुक्रोज। सुक्रोज को कहते हैं बच्चों चीनी, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। ये फॉर्मूला होता है, नहीं दिख रहा तो ध्यान से सुन लीजिए मुझे, C12H22O11। तो ये चीनी का फॉर्मूला है बच्चों। तो चीनी रासायनिक रूप से जितने भी उसके कण हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, सभी में यही पाया जाएगा। सारे परमाणु एक ही प्रकार के रासायनिक रूप से समान होंगे, तो वो एक शुद्ध पदार्थ है चीनी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, शुद्ध पदार्थ के जितने भी तत्व हैं वो सब क्या हैं, शुद्ध पदार्थ। चाहे तांबा, चांदी, सोना, लोहा, जो भी है, जितने भी यौगिक हैं, जल है, ग्लूकोज है, ये सब क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको अणु परमाणु के विषय में पहले जानकारी होगी, नहीं है तो अब कर लीजिए। तो ये तो देखिए परमाणु हैं, जितने भी तत्वों के परमाणु दिए हुए हैं, हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, ये सोडियम परमाणु दिया हुआ है, सोडियम, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के क्या बना रहे हैं कि हाइड्रोजन का अणु। आपको अणु की डेफिनेशन निश्चित रूप से पता होगी, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये हैं तत्वों के अणु, जिनमें एक जैसे परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करें, उनको कहते हैं तत्वों के अणु। तत्वों के अणु, तत्वों के अणु, ठीक है। और जब भिन्न प्रकार की चीज़ें, भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करें, उनको कहते हैं क्या, उनको आप बोलोगे यौगिकों के अणु। जैसे हम यहाँ इसकी बात करें कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर H2O बना लें, तो ये क्या है, ये एक यौगिक का अणु है, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हैं। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए। ऐसे पढ़ने में ज़्यादा आनंद आएगा, तो इससे हमारी चीज़ें क्लियर ज़्यादा होंगी, या फिर किसी और तरीके से, बोर्ड के तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल को इसका दूसरा पार्ट हम शूट करें। कई पार्टों में ये वीडियो आपको मिल जाएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए इस चैनल के साथ। और जो 11th के नए बच्चे हैं उनको बताइएगा, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो ज्वाइन करें। NCERT को अच्छे से करवाऊंगा, पूरे सिलेबस को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। अगर मुझे आप सपोर्ट करते रहे तो आपको कुछ नहीं छूटेगा, जो एक कोचिंग क्लास में आपको मिल सकता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा।